क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस सिविक्स पार्ट 3 संविधान निर्माण के आज के वीडियो में हम लोग भारत का संविधान जो है उसके प्रस्तावना या उद्देशिका को ध्यानपूर्वक एक बार देखेंगे, समझेंगे कि आखिर भारत के संविधान में प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है लोगों को अपने से जुड़े हुए प्रत्येक मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने बारे में खुद का डिसीजन बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्वक आसानी से ले सकता है। वो अपने फैसले करने का सर्वोच्च अधिकारी है। कोई भी बाहरी व्यक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यानी भारत की सरकार भी पूर्णतया स्वतंत्र है। अपने देश में किसी भी प्रकार का फैसला लेने के लिए किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी दबाव नहीं है। अगला है समाजवादी। समाजवादी का तात्पर्य समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। यानी लोगों के बीच का जो गैप है वो कम होना चाहिए। अगला है पंथ निरपेक्ष। यानी लोगों को पूरी आज़ादी से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन कोई भी धर्म यहाँ आधिकारिक तौर पर नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का सम्मान करती है। यानी देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता के साथ किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी आज़ादी है। इसका अगला है लोकतंत्रात्मक। यानी सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। यानी लोकतांत्रिक आपने पढ़ा है कि लोग अपनी आज़ादी से अपने शासक का चुनाव करते हैं और वो शासक जो है कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप जो है चलती है, जो देश में शांति व्यवस्था बहाल रखती है, कायम रखती है। गणराज्य बनाने के लिए, अब गणराज्य का तात्पर्य क्या है? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। यानी पुराने जमाने में जैसे होता था कि राजा महाराजा के बाद उस राज्य का अधिकारी कौन होगा, तो वंशवाद चलता था कि राजा के मरने के बाद उनका पुत्र, फिर उसके बाद उसका पुत्र, या अगर पुत्र नहीं है तो उनका अधिकारी पुत्री, या फिर जिसका पहला अधिकार है जो उत्तराधिकारी है उसका, वो होता था। इस प्रकार का कोई भी शासन व्यवस्था लागू नहीं होगा। यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई शासक ही जो है देश के ऊपर शासन करेगा। किसी भी प्रकार का वंश या राज खानदान का हुकूमत नहीं चलेगा। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। यानी न्याय का तात्पर्य है नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी भारत की कानून, भारत के संविधान के नज़र में भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। किसी भी दो व्यक्ति के बीच में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता का तात्पर्य आप सभी जानते हैं। नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। यानी वो बिल्कुल अपनी स्वतंत्रता से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है
अपने विचारों पर अमल कर सकता है। इसके बाद समता का तात्पर्य कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। समता का तात्पर्य समानता से है, बराबरी से है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता, बंधुता हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरी नागरिक को अपने से कमतर नहीं माने, यानी आपस में सभी भाईचारे से, प्रेम से होकर रहें के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी आत्मा से समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। अब इस तरीके से हम लोगों का ये पाठ समाप्त हो गया। संविधान निर्माण पाठ 3 समाप्त हो गया। कई वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ को समझा है, पढ़ा है। अब आपका गृह कार्य है, पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, पूरी पाठ को ध्यान से पढ़ें और समझें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से ग्रुप में आप सभी पूछ सकते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश में संस्थाओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए और क्यों? पाठ के सभी प्रश्नोत्तर को बनावें एवं याद करें। धन्यवाद।